हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्यस अकेडमी। यहाँ पे हम बात करेंगे BHU MSc जोलॉजी 2014 पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 1 to 100 क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 to 25 डिस्कस करेंगे। ओके नाउ तो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी पार्ट्स है जो आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर लेना। नाउ बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 101, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर इन दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या होता है ना। तो यहाँ पे देखो आप कि लाइक ये आपका शुगर है, ओके, ये आपकी शुगर है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर कार्बन होता है दैट इज़ द एनोमरिक कार्बन। अगर एनोमरिक कार्बन फ्री हो, अगर उसका कार्बन फ्री हो एंड वो उसको सॉल्यूशन के अंदर डाले तो वो फेरस एंड कॉपर के साथ अगर रिएक्ट कर जाए, अगर कोई शुगर उसका एनोमरिक कार्बन फ्री हो, ओके, एंड वो अगर उसको फेरस एंड कॉपर के सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस टाइप की शुगर को बोलते हैं हम रिड्यूसिंग शुगर, और इसके एग्जांपल है आपके लैक्टोज और माल्टोज। ओके नाउ सेकंड चीज़ क्या आती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर यही है कि उसका जो एनोमरिक कार्बन है ना, जिसका एनोमरिक कार्बन वो फ्री नहीं है ना, फ्री नहीं है। तो अगर वो फ्री नहीं होगा कार्बन तो वो फेरस एंड कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, एंड अगर फेरस एंड कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा मीन्स ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसका एग्जांपल है आपका सुक्रोज। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होता है आपका करेक्ट। एक बार वापस बताती हूँ, लाइक ये आपका पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर का जो फर्स्ट नंबर कार्बन होता है दैट इज़ द एनोमरिक कार्बन। अगर ये एनोमरिक कार्बन का अगर एनोमरिक कार्बन फ्री हो तो वो अगर उसको सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो वो कॉपर एंड फेरस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ओके, अगर कॉपर एंड फेरस के साथ रिएक्ट करता है इट मीन्स ये रिड्यूसिंग शुगर है। अगर ये कॉपर एंड फेरस के साथ रिएक्ट नहीं करता है इट मीन्स नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रिएक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब इसका जो कार्बन है वो फ्री नहीं है। ओके नाउ तो रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है आपका लैक्टोज एंड माल्टोज, एंड नॉन रिड्यूसिंग का एग्जांपल है आपका सुक्रोज। तो ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ। तो स्टार्च आपको पता है कि होमोपॉलीमर है ना, होमोपॉलीसेकेराइड है। तो यहाँ पे जो स्टार्च है ये स्टोरेज होमोसेकेराइड है। तो कहाँ पे स्टोर होता है, प्लांट स्टोरेज है। ओके, तो जो नॉर्मल जो स्टार्च होता है प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज। क्या होता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज, इसको राइट करो पहले। फर्स्ट में अल्फ़ा डी ग्लूकोज है एंड थर्ड में अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। ओके, अब बात आती है कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज तो है बट यहाँ पे जो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज है उनके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है। ओके, तो यहाँ पे जो स्टार्च है वो अगेन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका, ध्यान से सुनना क्योंकि एग्जाम में आ रखा है, एक होता है आपका एमाइलेज। ओके, सेकेंड होता है आपका एक होता है आपका एमाइलोज एंड सेकेंड होता है आपका एमाइलोपेक्टिन। ओके नाउ तो जो एमाइलोज है वो क्या है, वो जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से लिंक होते हैं, यहाँ जो बॉन्ड बनता है दैट इज द अल्फा 1,4 लिंकेज। ओके, तो ये लिंकेज किसके अंदर होता है, अमाइलोज के अंदर। ध्यान रखना अमाइलोज लीनियर स्ट्रक्चर है एंड वाटर के अंदर सॉल्युबल है, ध्यान रखना। ओके नाउ सेकंड क्या है, अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोपेक्टिन क्या होता है कि वो ब्रांच की फॉर्म में होता है। ब्रांच कैसा होगा, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज ऐसे भी है, ऐसे अटैच है, वो अल्फा 1,4 से अटैच है, बस ब्रांच मीन्स जैसे नीचे भी अटैच है ये ऐसे भी अटैच है। तो ये दोनों ऐसे अटैच है दैट इज द, ये जो बॉन्ड है यहाँ इसका और इसके बीच में, ये जो बॉन्ड है ये है अल्फा 1,6 लिंकेज। ओके, तो ऑल ओवर चीज़ क्या है कि स्टार्च पॉलीमर के अंदर या तो अल्फा 1,4 होगा एंड अगर वो अमाइलोज हुआ तो अल्फा 1,4 होगा ओनली, अगर वो अमाइलोपेक्टिन हुआ तो उसके अंदर अल्फा 1,4 लिंकेज एंड अल्फा 1,6 लिंकेज दोनों होगा। तो यहाँ पे अल्फा 1,6 दे नहीं रखा है, क्या दे रखा है, ओनली अल्फा 1,4 है ना। तो अल्फा 1,4 दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ये आपका करेक्ट है। तो एक बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना, अमाइलोज आपका वाटर सॉल्युबल है एंड अमाइलोपेक्टिन आपका वाटर इनसॉल्युबल है। ओके, एंड इसका जो लिंकेज होता है वो अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 दोनों होता है। अल्फा 1,6 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ ब्रांच है, ब्रांच में है ना,
तो ब्रांच होने की वजह से नीचे वाले से भी बॉन्ड बनाना होता है तो वो 1,6 बॉन्ड बनाता है, एंड ऐसे बॉन्ड बनाना होता है तो वो अल्फा 1,4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, जीटीपी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग। तो आपने टीसीए साइकिल देखा होगा, है ना। तो क्या होता है कि जो टीसीए साइकिल, ध्यान रखना टीसीए साइकिल को क्या बोलते हैं, टीसीए की फुल फॉर्म क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो किसी क्वेश्चन में ये भी दे रखा था कि इनमें से कौन सा क्रैब्स साइकिल है, क्रैब्स साइकिल का सेकंड नेम है, तो वहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा था, मीन्स टीसीए। ओके, तो टीसीए साइकिल में क्या होता है कि ध्यान से सुनना, जो टीसीए साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल जो भी आप बोलो, ओके, या फिर क्रैब साइकिल, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सक्सिनाइल को एंजाइम होता है, ओके, वो कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में। ओके, जो सक्सिनाइल को एंजाइम कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनाइल को एंजाइम सिंथेटिस। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो जीटीपी है ना, जो जीडीपी है वो कन्वर्ट होगी जीटीपी में। ऑल ओवर चीज़ क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जीटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। जब सक्सिनाइल को एंजाइम कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, तो यहाँ पे एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज द सक्सिनाइल को एंजाइम सिंथेटिस। ये क्या करता है कि जो जीटीपी है, जो डीपी है, उसको टीपी में, ट्राईफॉस्फेट में, ग्वानिन ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। तो मीन्स जीटीपी का प्रोड्यूस हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सेकंड करेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जीटीपी का प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है टीसीए साइकिल के अंदर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड है करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 104, आइडेंटिफाई मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आप ईटीसी है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो मैंने आपको बोल रखा है कि जो ईटीसी वाला कॉन्सेप्ट है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो ईटीसी वाला कॉन्सेप्ट है अच्छे से देख लेना। ओके, तो वहाँ पे बहुत सारे लाइक प्रोटीन प्रेजेंट है, तो उसी में से एक जो फ्री प्रोटीन है, ये उसकी प्लाज्मा यहाँ पे होता है। ओके, तो वो होता है साइटोक्रोम सी। ये क्या होता है, मोबाइल इन नेचर होता है, ये एकमात्र ऐसा प्रोटीन है जो मोबाइल इन नेचर है। तो ध्यान रखना, ये एपोप्टोसिस में भी इसका यूज़ आता है ना। तो यहाँ पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रोटीन कैरियर पूछा गया है, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट। तो आप ईटीसी होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से देख लेना, कौन कहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कहाँ पे भेज रहा है, कौन से इनिबिटर यूज़ आ रहे हैं ना, तो ये चीज़ आप तब लिख लेना। देखो सेकंड में क्या देगा 105 में कि कीमो ऑस्मोटिक कंसेप्ट ऑफ एटीपी सिंथेसिस वाज प्रपोज बाय। तो ये जो कंसेप्ट है अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज द पीटर मैचल, तो इन्होंने ये कंसेप्ट प्रपोज किया था। ओके, सो ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका करेक्ट। Now, question number 106. Out of the following fatty acid, name of the numbering pattern, which one of the following conjugated type unsaturated fatty acid? तो ये आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे जो पहली चीज़ है, ये आपका जो पहला शो कर रहा है वो कर रहा है आपका नंबर ऑफ कार्बन। ओके, तो यहाँ पे ये जो फैटी एसिड है वहाँ पे 18 नंबर कार्बन का है। नाउ सेकेंड चीज़ आपका दे रखा है 2 इज द नंबर ऑफ बॉन्ड। ओके, एंड नंबर ऑफ बॉन्ड 2 बॉन्ड है, और पोजीशन क्या है उसकी, एक 9 नंबर कार्बन पे और एक 11 नंबर कार्बन पे बॉन्ड है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप चेक करना, आप अपने हिसाब से मुझे कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, कॉन्जुगेटेड टाइप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है यहाँ पे। ओके, सो ऑप्शन नंबर आप अपने हिसाब से मुझे कमेंट में बताना। ओके, now question number 107, when a purified nucleosome fraction is digested with DNAs, okay, after electrophoresis separate it like to show। तो जब न्यूक्लियोसोम फ्रैक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या सेपरेट होगा, वो होगा आपका सिंगल बैंड ऑफ 10 बेस पेयर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड है करेक्ट। Now question number 108, proofreading function of DNA polymerases are associated with their। तो आपको पता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज का जो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ना, वैसे थर्ड करता है, बट डीएनए पॉलीमरेज अगर फर्स्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आपकी प्रूफ रीडिंग करता है। ओके, प्रूफ रीडिंग कहाँ होती है, लाइक डीएनए का सिंथेसाइजेशन कहाँ होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो यहाँ पे डीएनए का सिंथेसाइजेशन कहाँ होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम।
ओके। तो यहाँ पे जो प्रूफ रीडिंग होती है वो उसकी जस्ट ऑपोजिट होती है ना, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता रहता है और प्रूफ रीडिंग उसके ऑपोजिट चलेगी। मीन्स कहाँ से चलेगी आपकी 3' टू 5'। ओके। अगर 5' टू 3', अगर 5' टू 3' आपकी न्यूक्लियर एडिशन डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी चलेगी तो प्रूफ रीडिंग वापस चेक करना होता है कि कोई गलत न्यूक्लियोटाइड तो ऐड नहीं है। तो जो गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं है तो प्रूफ रीडिंग आपकी होगी 3 टू 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो ध्यान रखना। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। अगर यहाँ पे प्राइमेज रिमूवल एक्टिविटी पूछा जाता तो वो भी आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है एंड वो करता है आपका 5' टू 3' प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी होती है, उसकी जस्ट ऑपोजिट प्रूफ रीडिंग होती है। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 109, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैप स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोट mRNA। तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि जो कैपिंग वाला टेलिंग वाला है ना, कुल मिला के जो mRNA प्रोसेसिंग है उसको अच्छे से देख लेना। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका mRNA पे पूरा नहीं बताऊंगी मैं आपको, है ना, आप नॉर्मल देख लो कि mRNA यहाँ पे 5' होती है, यहाँ पे 3' होगा। ओके। तो 5' कैपिंग होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होता है, वेट, ये आपका mRNA या 5' है या 3' है। तो 5' पे कैपिंग होती है तो 5' में क्या होता है कि 7 मिथाइल ग्लूकोसाइल कैप ये जो आके यहाँ पे ऐड होता है। ओके। यहाँ पे ऐड होगा मीन्स इसका 5', ग्वानिन का 5' और इसका 5' दोनों के बीच में पेप्टिडाइज डाईपेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ओके। तो यहाँ पे 5 टू 5' mRNA एंड अगर ये 5' है जी का, अगर ये 5' है तो यहाँ पे क्या होगा, उसका 3' हो गया। तो यहाँ पे क्या 3' जी 7M क्यों दे रखा है ऊपर, क्योंकि 7 मिथाइल ग्वानिसिन। ओके। तो 7 मिथाइल ग्रोमोसिन का 5' एंड mRNA का 5', यहाँ पे बॉन्डिंग बनती है। ऑल ओवर चीज़ है ये है कि जो अटैक होता है वो 5' पे होता है। तो अगर ये 5' यहाँ पे इसको अटैक, यहाँ पे इसको कैप कर लेगा तो mRNA होगा वो किल नहीं होगा ना, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे कैपिंग होती है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। तो ऑल ओवर चीज़ ये है कि जो 5' कैपिंग है वो प्रोसेस आप अच्छे से देख लेना। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 110, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज दैट कैटेलाइज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मिंग ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसाइज। तो यहाँ पे क्या है कि वेट, यहाँ पे क्या होता है कि आपका mRNA पे यहाँ पे स्मॉल राइबोसोम यूनिट अटैच होती है एंड यहाँ पे लार्ज राइबोसोम यूनिट अटैच होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब लार्ज राइबोसोम यूनिट अटैच होती है तो उसकी जो, तो यहाँ पे क्या होता है कि लार्ज यूनिट अटैच होती है तो जब mRNA होगा, mRNA के अंदर जो यूज़ आएगा, वेट एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होता है देखो, ये mRNA है। ओके। यहाँ पे आपकी स्मॉल यूनिट है एंड यहाँ पे इस mRNA की लार्ज यूनिट है। तो यहाँ सपोज कर लो यहाँ पे tRNA, एक tRNA यहाँ पे है। तो ये tRNA पे जो अमीनो एसिड है और इस tRNA पे अमीनो एसिड है, तो यहाँ पे जब ये tRNA पे जो अमीनो एसिड है जब इसको ट्रांसफ़र करना होता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जब ट्रांसफ़र करना होता है तो एक एंजाइम रिस्पॉन्स, एक पेप्टाइड ट्रांसफरेज रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके। तो यहाँ पे ये इसमें हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो ये बोला गया है कि कैटलाइज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मिंग ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसाइज, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है, यहाँ पे लार्ज राइबोसोम का कंपोनेंट है। अगर यहाँ पे प्रोकैरियोट की बात की जाए तो प्रोकैरियोट में क्या होता है कि जो 23S सब यूनिट है ना, जो 15 जो लार्ज सब यूनिट की जो 20S यूनिट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अगर यूकैरियोट की बात करें। अगर प्रोकैरियोट की एक सेकेंड, अगर यहाँ पे प्रोकैरियोट की बात करें तो वहाँ पे आता है 23S यूज आती है जो कि लार्ज यूनिट का पार्ट है। ओके। अगर यहाँ पे यूकैरियोट की बात करें तो वहाँ पे यूज आती है आपकी 28S सब यूनिट जो कि आपकी लार्ज 16 यूनिट का पार्ट है। तो ऑल ओवर यहाँ पे क्या है कि किसका कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है लार्ज राइबोसोम सब यूनिट का। ओके। सो ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 111, डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड इज एक्सप्लेन बाय। तो डीजनरेसी, आपको पता है कि जो एक अमीनो एसिड है वो कितने कोडोन से कोड हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका कि लाइक यू है, यू ए है ना, यू
सॉरी CUA है, CUA है एंड आपका CUA। तो ऑल ओवर चीज़ ये है कि बहुत सारे कोडोन है, आपका 3 डिफरेंट कोडोन है, तो 3 डिफरेंट कोडोन आपकी ल्यूसीन को ही कोड कर रहा है। इसका मीन्स क्या हुआ कि डिफरेंट अलग अलग कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, यही डीजनरेशन का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये डी रिडक्टेंसी भी बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पूछा गया था किसी क्वेश्चन के अंदर कि डीजनरेशन क्या होता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो ये जो है, ये आपका जो वोबल हाइपोथेसिस है वो उसमें एक्सप्लेन किया गया था, उसके थ्रू एक्सप्लेन किया गया था। ओके, तो आपका जो आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर सेकंड। वोबल हाइपोथेसिस अच्छे से देख लेना, टीआरएनए की जो भी आपका लाइक पॉइंट्स है वो भी आप अच्छे से देख लेना। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? तो आपको पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस दोनों होता है। एक्सोन्यूक्लियस मीन्स बाहर से कट करता है एंड एंडोन्यूक्लियस मीन्स बीच में से कट करता है। अगर वो बीच में से कट करेगा मीन्स एक स्पेसिफिक साइड पे कट करता है, तो जो आंसर है 1 एंड 2 दोनों होने चाहिए, बट यहाँ पे 1 एंड 2 बहुत ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका जो एंडोन्यूक्लियस हम यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 130, सुपीरियर हाइपोफाइसियल आर्टरी फ्रॉम प्राइमरी प्लेक्सस इन द रीजन ऑफ, तो इन द रीजन ऑफ मीडियन एमिनेंस। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका करेक्ट। Now, question number 114, effect of growth hormone on protein metabolism are mediated by, तो जो इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो वो होता है आपका सोमेटोमीडियन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। नाउ द एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज कन्वर्ट, तो जो आप कभी भी साइकिल्स पढ़ोगे लाइक सिग्नलिंग पाथवे पढ़ोगे, तो उसके अंदर क्या होता है कि ATP CMP में कन्वर्ट होता है। ओके, एंड ये CMP एज अ सेकेंडरी मैसेंजर वर्क करेगी। ओके, तो बहुत सारे ग्लूकागॉन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इसके। ओके, तो जब ATP CMP में कन्वर्ट होगी, CMP का मीन्स हुआ साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, तो जब ये कन्वर्ट होगा ये एज अ सेकेंडरी मैसेंजर वर्क करेगा। ओके, तो इसको कन्वर्ट करने में एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज द एडिनाइल साइक्लेज। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116, विच हार्मोन हेल्प इन पार्चुरेशन इज, तो यहाँ पे पार्चुरेशन का मैंने आपको बता रखा है कि बेबी बर्थ के टाइम कौन सा हार्मोन्स यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज़ द ऑक्सीटोसिन, एंड साथ साथ ये लैक्टेशन में भी हेल्प करता है। ओके, तो आपका जो आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 2, एंड ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 117, विच वन इज नॉट स्टेरॉयड हार्मोन, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेटिव है। तो वहाँ पे कई क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेरॉयड हार्मोन, तो उसमें से टेस्टोस्टेरॉयड आपका ऑप्शन दे रखा था, तो उसको चूज़ करना था ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया है, कौन सा नहीं है, इसका मीन्स क्या हुआ, ये आपका जो कॉर्टिकोस्टेरॉयड है, कॉर्टिकोस्टेरॉन है, ये आपका स्टेरॉयड हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन ये भी स्टेरॉयड है, प्रोजेस्टेरोन ये भी स्टेरॉयड है। तो ध्यान रखना ये तीनों के तीनों आपके स्टेरॉयड हार्मोन है। बट जो रिलैक्सिन है, रिलैक्सिन आपका पेप्टाइड हार्मोन है। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है क्योंकि ये पेप्टाइड हार्मोन है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड है करेक्ट। ध्यान रखना जो मेल हार्मोन है वो आपको स्टेरॉयड इन नेचर के मिलेंगे, एंड जो मैक्सिमम जो फीमेल हार्मोन्स है वो आपको पेप्टाइड इन नेचर के मिलेंगे। ओके, तो आप क्या करना कि जो भी हार्मोन्स है, हार्मोन्स की लिस्ट बनाना, कौन सा स्टेरॉयड नेचर का है, कौन क्या सीक्रेट कर रहा है, तो नॉर्मल फंक्शन। ओके, नाउ इसकी डेफिशिएंसी, स्पेशली ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से या फिर उसके हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है, कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो ये सारा आप ध्यान रखना। ओके, तो आपका जो आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 118, विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट, दैट इज द पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 119, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ
सॉरी एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट लीड टू। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन, जीएच की कंसंट्रेशन ज़्यादा, मीन्स आपका यहाँ बात कर रहा है हाइपर, है ना, हाइपर सिक्रेशन। तो पहले एक बेसिक चीज़ देखो, हाइपो सिक्रेशन, हाइपो मीन्स ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी है ना, कम सीक्रेट हो रहा है, तो इस कंडीशन में यंग के अंदर हुआ तो ड्राफ्निज्म हुआ, एंड एडल्ट के अंदर हुआ तो एक्रोमाइक्रा हुआ। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि कहीं पर ये भी पूछा गया है, कहीं ये भी पूछा गया है, इसलिए। नाउ सेकंड क्या है आपका, हाइपर सिक्रेशन, हाइपर मीन्स ज़्यादा। ओके, अगर ज़्यादा सिक्रेशन हुआ यंग के अंदर तो गैंगटिज्म हुआ, अगर एडल्ट के अंदर हुआ तो एक्रोमिगेली। ओके, तो यहाँ पे ये तो पूछा गया एडल्ट के अंदर हाइपर सिक्रेशन, एक्सिस से ज़्यादा, तो हाइपर सिक्रेशन इन एडल्ट, देखो ऑप्शन नंबर, यहाँ हाइपर सिक्रेशन इन एडल्ट पूछा गया है, तो आपका जो आंसर होगा दैट इज द एक्रोमिगेली। सो ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। तो ये चारों चीज़ें कंसेप्ट ध्यान रखना, अच्छे से देख लो इसको। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 120, secretion of which hormone from Paris distillate in under the inhibitory control by hypothalamus। तो वही है आपका दैट इज द प्रोलैक्टिन हार्मोन। ओके, नाउ सेल इवॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन आर। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होता है कि कैल्शियम, एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट का मीन्स हुआ बॉन्ड फॉर्मिंग सेल। ये कौन सी सेल है, बॉन्ड फॉर्मिंग सेल। ऑप्शन में यही पूछा कि कौन सी सेल है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करती है, दैट इज द ऑस्टियोब्लास्ट। सेकंड क्या है आपका, ऑस्टियोसिस्ट। ऑस्टियोसिस्ट क्या होता है, मैच्योर जो सेल जो मैच्योर बॉन्ड सेल है। ओके, नाउ थर्ड इज द ऑस्टियोक्लास्ट, दैट इज द ब्रेक डाउन एंड रीअब्जॉर्ब बॉन्ड। तो ध्यान रखना तीनों कंसेप्ट। सो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन पूछा गया, बॉन्ड फॉर्मिंग सेल पूछा गया, दैट इज द ऑस्टियोब्लास्ट। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 122, इन इजलैंड ऑफ लैंगरहैन एलोक्सेन ट्रीटमेंट स्पेशली। तो ये क्या होता है, ये एक टॉक्सिक केमिकल है। ओके, तो टॉक्सिक केमिकल है, इस कंडीशन में ये क्या करता है कि जो डायबिटीज़ है उसको इंड्यूस करना है एक्सपेरिमेंटली, है ना, डायबिटीज़ इंड्यूस करना है। तो मीन्स जो डायबिटीज़ मीन्स ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज होता है तब डायबिटीज़ होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इंसुलिन की लेवल को कम करना होगा। इंसुलिन का मीन्स वो क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को इनहिबिट करता है। ओके, तो ऑल ओवर चीज़ यहाँ है कि यहाँ पे क्या करेंगे हम, इंसुलिन की सेल को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे तो इससे पता चलेगा कि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो इंसुलिन को सिक्रेट करने वाली सेल कौन सी है, दैट इज द बी सेल, बीटा सेल्स। ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका करेक्ट। ओके, कुछ नहीं है, नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि जो एलोक्सेन है वो एक टॉक्सिक केमिकल है, और वो क्या करता है कि बॉडी के अंदर डायबिटीज़ को हम जब डायबिटीज़ को इंड्यूस करते हैं तो वो इंसुलिन के लेवल को, इंसुलिन हमें क्या करना है, किसी पर्सन में डायबिटीज़ इंड्यूस कराने का सेंस है कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है। तो ग्लूकोज को लेवल बढ़ाना है तो मीन्स इसका जो लेवल कम करता है, कौन करता है, इंसुलिन करता है। तो उसको हमें रिमूव करना होगा, तो रिमूव करने के लिए हम ये केमिकल यूज़ करेंगे, बस इतना सा है। Now question number 123, inhibin exert negative feedback action on। तो ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेटिव है, सो ऑप्शन नंबर आपका है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाउ क्वेश्चन नंबर 124, इफ द ड्रॉसल ब्लास्टोपोर लिप टिश्यू, है ना, ऑफ xenopus एम्ब्रियो इज ट्रांसप्लेटेड इनटू द वेंट्रल साइड। तो यहाँ पे क्या होता है, डॉर्सल साइड है, ये है, इसको रिमूव करके यहाँ वेंट्रल साइड में डाल दिया, है ना, किसी और दूसरे एम्ब्रियो की वेंट्रल साइड में इसको डाल दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो क्या होगा कि जो डॉर्सल है उसका तो डॉर्सल ही बनाएगा, बट उसका वेंट्रल भी डॉर्सल बनाना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, दो पार्ट सेम पार्ट बनेंगे, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट इनटू द ट्विंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। कैसे देखो, ये मान लो कोई एम्ब्रियो है ना, इसका जो डॉर्सल लिप है तो डॉर्सल लिप ही बनाएगा, बट अगर वेंट्रल लिप को रिमूव करके यहाँ पे डॉर्सल लिप डाल दिया, मतलब ये भी डॉर्सल बनाएगा, ये भी डॉर्सल बनाएगा, तो दोनों के दोनों डॉर्सल बनाएंगे, तो मीन्स एक ट्विंस का फॉर्मेशन हो जाएगा ना, दो पार्ट बन जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 125, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ऑफ मैमल आर डेराइव्ड फ्रॉम। तो जो मैंने आपको बता रखा है ना, कि एक अच्छा सा डायग्राम बना के आपको समझाया था कि ऊपर वाली लेयर क्या है आपकी, ब्लास्टुला की, है ना, बर्ड, रेप्टाइल एंड मैमल्स के अंदर ये बनाती है आपकी टोनोप्लास्ट,
टोनोब्लास्ट लेती है। टोनोब्लास्ट क्या बनाती है? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है। आज का जो आने वाला है दैट इज़ द इनर मास सेल। इनर मास सेल क्या करेगी? एम्ब्रियो का एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर का फॉर्मेशन करेगी, मीन्स एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का फॉर्मेशन करेगी। सो ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका करेक्ट। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिए। मेरा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बता दूं, मेरे इस चैनल पे आपको 2019, 18, 17, 15 एंड 16 इन सब के पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना। एंड जो भी क्वेश्चन स्किप हुआ है, बहुत से कमेंट आए कि ये क्वेश्चन स्किप हो गया या फिर ये क्वेश्चन में डाउट है, तो उन सारे क्वेश्चन को मैं पार्ट 6 के अंदर आपको समझा दूंगी। ओके, जो भी क्वेश्चन आपकी कमेंट में आ रखे कि यहाँ पे ये होना चाहिए आंसर या इसमें डाउट है, तो उसको मैं पार्ट 6 के अंदर समझा दूंगी। ओके, एंड जो भी स्किप है वो भी मैं पार्ट 6 के अंदर समझा दूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।